अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी का आज हमारा 8वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप्स को स्टार्ट किया था। आज साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड ही कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साइक्लिक ग्रुप्स के जो सब ग्रुप्स होते हैं उनके हवाले से और एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऑर्डर के हवाले से। तो ये कंटेंट्स इस लेक्चर के हैं कि सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप है, उसके बाद जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन ऑर्डर इन अ साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने एक टा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस फंक्शन गिव्स नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन इंटीजर n। मतलब जैसे 8 आपके पास है, 8 के आप सारे डिवाइजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 8 के डिवाइजर्स 1 भी 8 का डिवाइजर है, 2 भी 8 का डिवाइजर है, 4 भी 8 का डिवाइजर है और 8 खुद भी 8 का डिवाइजर है। तो इसका मतलब है 8 के डिवाइजर आपके पास बनते हैं 4। तो ये आपको टा फंक्शन उस इंटीजर के डिवाइजर्स की तादाद के बारे में बताएगा। जैसे अभी मैंने 8 की एग्जांपल दी, तो यहाँ पर अगर आप n की जगह पर 8 रखें और 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको पावर में लिखें तो वो 2⁻³ लिखा जाएगा। तो सिर्फ एक आपके पास एक्सपोनेंट बनेगा, वो 3 आप यार रखेंगे तो 3 जमा 1 करेंगे तो 4 बन जाएंगे। तो वैसे अभी मैंने काउंट करके भी आपको बताया कि वो टोटल 4 बनते हैं। बहरहाल इसको याद रखिएगा, ये डिवाइजर्स की तादाद के बारे में बताता है। मैं आगे हम इसको यूज करेंगे। जी, आज का हमारा फर्स्ट थ्योरम है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, जनरेटेड बाय a। इसका जनरेटर a है। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d of n there is a unique subgroup of order d, namely a raised to power n by d। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने का तरीकाकार इस थ्योरम के अंदर बताया गया है। सबसे पहली बात तो ये समझे कि ग्रुप का ऑर्डर n है और उसका जनरेटर जो है वो a है। अब n जो है, n के काफी सारे डिवाइजर्स होंगे, जैसे भी मैंने 8 के बताए। तो हर एक डिवाइजर के लिए एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये अभी हम इसको इसी थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अब यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 12 है। अब इस साइक्लिक ग्रुप को मैं सपोज कर लेता हूँ कि इट इज जनरेटेड बाय ए इसका जनरेटर है और ऑर्डर इसका 12 है। तो इसका मतलब इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स बनेंगे। सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू A11। तो ये सारे 12 इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपने 12 के डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं। तो डिवाइजर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 और 12। ये टोटल डिवाइजर जो है ये 12 के डिवाइजर है। अब हर एक डिवाइजर के लिए एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। वो डिवाइजर उस सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। जैसे 1 है तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अब थ्योरम के अंदर ये सब ग्रुप फाइंड आउट करने का तरीका भी बताया हुआ है कि आप ए जो जनरेटर है उसको पकड़े, उसकी पावर में n को डिवाइड कर दे उस डिवाइजर d के साथ। अब यहाँ पर n 12 है और डिवाइजर हम 2 अगर लेना चाहते हैं तो ये बनेगा 12/2, जो कि बनता है a रेज़ टू पावर 6। अब आपने a6 को जनरेटर मानते हुए एक सब ग्रुप बनाना है और यहाँ पर ये बात क्लियर है कि उसका ऑर्डर 2 है, मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। तो a6 को तो हम एज इट इज यहाँ पे ले लेते हैं और जब इसकी पावर 2 करेंगे a6 की तो 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा और a12 जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 के लिए आपने d की जगह डिवाइजर 3 रख लिया, तो 12 को 3 पर डिवाइड करने से आपको 4 मिला। अब a रेज़ टू पावर 4 को जनरेटर मानते हुए बाकी एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे?
इसकी पावर लेते जाए। A4 की पावर 1 लेंगे तो A4 आ जाएगा, जब इसकी पावर 2 लेंगे तो A8 आ जाएगा, जब इसकी पावर 3 लेंगे तो वो 12 बन जाएगा, जो कि आइडेंटिटी होगा। जब हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा उसके बाद आगे कोई और पावर नहीं लेंगे। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 12/4 होता है 3, तो A⁻³ आपके पास जनरेटर आ गया। A3 की पावर 1 लेंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगा, A3 की पावर 2 लेंगे तो A6 बन जाएगा, जब इसकी पावर 3 लेंगे तो A9 बन जाता है, और जब इसकी पावर 4 लेंगे तो A4 A12 बनेगा, जो कि आइडेंटिटी होता है। तो ये मैंने 1, 2, 3 और 4 ऑर्डर वाले सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी तरह ऑर्डर 6 का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर 12 का फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खुद ही जो जी है ये खुद आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर नॉन साइक्लिक ग्रुप्स। मतलब यहाँ पर हमने ये बात की है कि जो डिवाइजर है ना डी, उसके लिए सिर्फ एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 3 जो है ये 12 का डिवाइजर है, 3 12 का डिवाइजर है, तो ऑर्डर 3 वाला सिर्फ और सिर्फ एक सब ग्रुप बनेगा। ऑर्डर 3 वाले एक से ज्यादा सब ग्रुप नहीं बन सकते। यहाँ पर यूनिक लिखा हुआ है ना, तो थ्योरम की स्टेटमेंट में देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप, मतलब उस ऑर्डर का कोई और सब ग्रुप नहीं होगा। तो हर एक डिवाइजर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं नोट के अंदर कि नॉन साइक्लिक ग्रुप के अंदर देयर में बी 2 और मोर सब ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे मिसाल के तौर पर V4 ले लेते हैं। अब V4 का ऑर्डर है टोटल 4, तो जब हम इसके हम चेक करना चाहते हैं कि ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स कितने बनते हैं। अब 2 जो है ये 4 को डिवाइड करता है, मतलब 4 का डिवाइजर है। तो इसके लिए अब 2 के लिए यहाँ पर सिर्फ एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता था, लेकिन यहाँ पर इसके 3 सब ग्रुप बने। E और A एक सब ग्रुप है, E और B दूसरा सब ग्रुप है, E और AB ये तीसरा, तीनों ही ऑर्डर 2 के हैं। तो इसका मतलब है कि नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स के अंदर हर एक डिवाइजर के लिए एक से ज्यादा सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, ये नॉन साइक्लिक पे होल्ड करेगा। अच्छा, यहाँ पर वो डिवाइजर वाली बात जो पीछे आपने वो पढ़े थ्योरम, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए ना कि ऑर्डर 12 के कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो आप डिवाइजर्स की तादाद बता दें। जैसे अब यहाँ पर डिवाइजर्स निकले हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो ये कितने बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 डिवाइजर बनते हैं। तो ये जो 12 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, इसके टोटल 6 सब ग्रुप बनेंगे। तो सिर्फ आपने सब ग्रुप्स की तादाद निकालनी हो तो वही प्रीवियस जो मैंने आपको टा की डेफिनेशन बताई है ना, ये वाली, ये इसके तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसी को करके दिखा देता हूं आपको कि सबसे पहले तो आपने करना ये है, जी अब इसका ऑर्डर है 12, तो ऑर्डर 12 में जब हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इसके प्राइम फैक्टर्स ये वाले मिलेंगे, 3 होगा उसमें और 2⁻² मतलब 4 होगा। अब इनके एक्सपोनेंट्स चेक करें, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो टा फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करते हैं 12 का। अगर हम टा फाइंड आउट करें तो अल्फा 1 आपके पास है 1, तो इसको आप 1 लिखेंगे, नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेफिनेशन। यहाँ पर अल्फा 2 आपके पास है ये वाला 2, तो ये आप 2 लिखेंगे यहाँ पे और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, तो ये 3 बना और ये 2 बना, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल आपके पास 6 आ जाएगा। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अगर आपको सब ग्रुप्स की तादाद पूछ लेता है
तो जस्ट आप ये डिवाइजर फंक्शन में वैल्यू पुट करके उसको इवेलुएट कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, तो वो आपके पास सब ग्रुप्स की तादाद आ जाएगी। जी नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम है, इफ G इज एनी फाइनाइट ग्रुप। अच्छा ऊपर लिखा हुआ नंबर, टाइटल इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D। तो साइक्लिक की कंडीशन हम इसमें नहीं ले रहे, मतलब ये कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं है, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि इफ G इज एनी फाइनाइट ग्रुप, कोई साइक्लिक की कंडीशन नहीं है इसके ऊपर। इसको ये एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और D उस n का डिवाइजर है, जो ग्रुप का ऑर्डर है D उसका डिवाइजर है। तो अगर आपने इस डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप निकालना हो, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी, उस दिन किसी ने मुझसे पूछा भी था कि जो नॉन एबेलियन ग्रुप्स होते हैं उनके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो साइक्लिक हो सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने ये डाइहेड्रल की मिसाल ही बताई थी। तो अब यहाँ पर वो तरीकेकार भी बता रहा हूँ कि वो जो साइक्लिक सब ग्रुप्स बनेंगे, वो नॉन एबेलियन की बात कर लें या नॉन साइक्लिक की बात कर लें, उसके जो सब ग्रुप्स बनेंगे जिनका ऑर्डर डी होगा, वो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, कितने सब ग्रुप्स बनेंगे, तो वो आपने उनकी तादाद मालूम करनी है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला है उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, और नीचे आइलर फाइव फंक्शन डी का इवेलुएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक मिसाल है कि एक आपके पास डाइहेड्रल ग्रुप मैंने लिया जिसका ऑर्डर 6 है, ठीक है, ऑर्डर 6 का डाइहेड्रल ग्रुप लिया। इसमें अब 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपको ये पता होगा कि जो रिफ्लेक्शंस होती है ना, हर एक रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है। तो बी ए बी ए स्क्वायर बी, इन तीनों का ऑर्डर है 2। तो अगर हमने ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स देखने हो कि इसके अंदर कितने हैं, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसमें ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने, 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 5 ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो 1 आ जाता है, तो ये टोटल 3 बन जाता है। अब अगर आपने वो 3 सब ग्रुप्स मालूम भी करने हो, तो 3 एलिमेंट्स जो कि मैंने 2 ऑर्डर के ये वाले लिए थे, तो आइडेंटिटी को इनके साथ शामिल करते हुए ये 3 सब ग्रुप्स मैंने बना लिए। इसी तरह एक और मिसाल है, ये भी नॉन एबेलियन ग्रुप है, क्वार्टिनियन ग्रुप जो होता है ये भी नॉन एबेलियन है। अब इसमें ऑर्डर 4 वाले ये 6 एलिमेंट्स है, i माइनस आई जे माइनस जे के और माइनस के, इन 6 एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 होता है। तो अगर आपने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स फाइंड करने जिनका ऑर्डर है 4, तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 और नीचे आइलर 5 फंक्शन 4 का फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स ऑर्डर 4 वाले, और नीचे आपके पास आइलर 5 फंक्शन 2 निकलता है, तो डिवाइड करने पर 3 बनेंगे। तो क्वार्टिनियन ग्रुप के 4 ऑर्डर के 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स बनते हैं। अब इसमें देखें, एक तो आप 1 और -1 ले लेते हैं, एक i और -i, एक तो ये आपके पास सब ग्रुप बन गया। इसी तरह सेकंड में j और -j ले लें, तो ये भी एक सब ग्रुप बन जाता है। इसी तरह इसके अंदर k और -k ले लें, तो ये आपके पास तीसरा सब ग्रुप बन जाता है। तो इस तरीके से हम मतलब ये फार्मूला सिर्फ सब ग्रुप्स की तादाद बताएगा। अगर आपको कोई भी ऑर्डर दे दिया जाता है कि ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप बनते हैं, ऑर्डर 5 के कितने सब ग्रुप बनते हैं, तो इस फार्मूले में आप सब ग्रुप्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। सब ग्रुप बनाने का तरीका नहीं है ये। जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं ZN की तरफ। इसमें सब ग्रुप्स बनाने का तरीकाकार वही है जो साइक्लिक में था, बिल्कुल साइक्लिक सब ग्रुप की तरह ही सारा काम इसके अंदर करते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ n, ये जो n था मॉड था, इस ग्रुप का ऑर्डर भी होता है ये, इसका मैंने एक डिवाइजर लिया d। तो इस डिवाइजर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d ऑफ zn, ठीक है। तो इसमें भी यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एक ही ऑर्डर के एक से ज्यादा सब ग्रुप्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते।
और वो सब ग्रुप बनाने का तरीकेकार ये होता है, तो वो डिवाइजर पकड़े, n को उस डिवाइजर से डिवाइड कर दे और फिर उससे ये जनरेटर होगा उसका, इससे जनरेट करते हुए आप सारा ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम Z12 ले लेते हैं, इसमें ये टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ये टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 6 और 12, जिस तरह वही आपने प्रीवियस किया उसी तरह आपने इसको करना है, इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अक्सर पेपर में इनमें से कोई सवाल पूछा जाता होता है, तो इसीलिए ये इनको आप लाजमी कर लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा जी। नेक्स्ट थ्योरम है जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है इसके जनरेटर्स जो होते हैं ना, वो एक या दो नहीं होते बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वहां पर एक मैथमेटिकल तरीका भी मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने उसी थ्योरम को वर्ड की शक्ल में स्टेट किया हुआ है। हमने सपोज कर लिया सबसे पहले जी एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर है n और इसका जनरेटर है a। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, एक तो ये साइक्लिक ग्रुप है, दूसरा इसका ऑर्डर n है, तीसरी बात a इसका जनरेटर है। अब दो केसेस आपके पास बनते हैं कि जी फाइनाइट भी हो सकता है और जी इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर ऑर्डर n ना लिखे, सिर्फ इतनी बात लिख ले कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए उसका जनरेटर है और साइक्लिक, क्योंकि ये फाइनाइट ऑर्डर वाला केस तो यहाँ पर ले रहे हैं। इफ g is of finite order and then an element a raised to power k in g is a generator of g if and only if k and n are a relative prime। मतलब ये जो पावर है ये n के साथ रिलेटिव प्राइम होगी तो उस सूरत में वो जनरेटर होगा, मतलब पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर g का ऑर्डर n है और g जो होगा वो इस a k से जनरेट हो सकेगा अगर n और k दोनों रिलेटिव प्राइम है। अगर दूसरी बात हम ले लेते हैं कि g इनफाइनाइट ऑर्डर रखता है, फिर जनाब आपके पास सिर्फ दो जनरेटर होंगे, एक तो a जो स्टार्ट में g का जनरेटर था और दूसरा उसका इनवर्स, बस सिर्फ ये दो जनरेटर्स होंगे इनफाइनाइट होने की सूरत में। इन दोनों थ्योरम्स की मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पर मैंने जी एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर 12 है। अब इसके जनरेटर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालें। आइलर 5 फंक्शन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो आपको नंबर ऑफ प्राइम्स बताता है जो किसी इंटीजर से छोटे होते हैं। अब यहाँ पर इस थ्योरम में भी यही कंडीशन थी कि k जो है ना, k इंटीजर है n के साथ है रिलेटिव प्राइम, तो इसका मतलब है n से छोटे जितने भी रिलेटिव ये प्राइम नंबर्स होंगे वो इसकी पावर में आएंगे तो उतने जनरेटर बनते जाएंगे। तो हम उन प्राइम की तादाद निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी तादाद मैंने निकाली तो ये 4 बनी है। अब वो 4 कैसे कैसे बनेंगे, अब 12 के साथ रिलेटिव प्राइम 1 है तो 1 a आ जाएगा, a की पावर 1 है तो ये पावर जो है ये 12 के साथ रिलेटिव प्राइम है। 5 भी 12 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 7 भी रिलेटिव प्राइम है और 11 भी। तो ये टोटल 4 इसके जनरेटर्स बनते हैं ये वाले, ठीक है। इनके अलावा जो कंपोजिट है या जो इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है वो इसके जनरेटर नहीं हो सकते। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने Z8 लिया हुआ है, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर 8 है। इसमें जब मैं प्राइम्स की तादाद निकालता हूँ तो वो भी 4 बनती है। अब इसमें देख ले 8 के साथ रिलेटिव प्राइम कौन है, 1 भी 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 3 भी 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 5 भी और 7 भी। तो इस ग्रुप के ये 4 जनरेटर्स बनेंगे, ठीक है। किसी इन चारों में से कोई एक भी एलिमेंट आप उठा लें तो बाकी सारे जो है वो उसकी पावर में लिखे जा सकेंगे। ये तो दोनों एग्जांपल होगी फाइनाइट ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स लिया हुआ है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसके जनरेटर 2 ही होने चाहिए।
तो 1 का हमें पता है कि ये इसका जनरेटर है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1, तो ये भी इसका जनरेटर है। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसके दो जनरेटर्स है 1 और -1। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी जनरेटर्स डज द ग्रुप। अब यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा कि इसके जनरेटर कौन कौन से हैं, ये पूछा है कि कितने हैं। तो अब इसका ऑर्डर आप देख लें 24 है। अब 24 के साथ जितने भी रिलेटिव प्राइम होंगे वो सारे इसके जनरेटर है। तो 24 के साथ रिलेटिव प्राइम की अपने तादाद निकालनी है, तो आइदर 5 फंक्शन इस्तेमाल कर ले। आइदर 5 फंक्शन से आपको जवाब मिला कि 8, मतलब 24 से 8 जो है ना वो रिलेटिव प्राइम नंबर्स बनेंगे। काउंट भी आप कर सकते हैं कि 1 भी 24 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 5 भी रिलेटिव प्राइम है, 7 भी रिलेटिव प्राइम है, तो 11 भी। तो ये सारे इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 टोटल प्राइम नंबर्स बनेंगे, रिलेटिव प्राइम बनेंगे 24 के साथ। तो ये पेपर एक प्रीवियस ये क्वेश्चन एक प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन ऑर्डर इन अ साइक्लिक ग्रुप। मतलब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक ग्रुप है हमारे पास, उस ग्रुप में ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स कितने होंगे, उस ग्रुप के अंदर ऑर्डर 3 वाले एलिमेंट्स कितने होंगे, उस ग्रुप के अंदर ऑर्डर 4 वाले एलिमेंट्स कितने होंगे। मतलब एक दिए हुए ऑर्डर का एलिमेंट कितने होंगे ये हम इस थ्योरम की मदद से मालूम करते हैं। सबसे पहली बात, d जो है ये डिवाइजर है n का। Then the number of elements of order d in a cyclic group of order n is phi of d. Just either phi function d का। जैसे एग्जांपल है कि find the number of elements of order 5 in a cyclic group of order 20। 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे एक ऐसे साइक्लिक ग्रुप में जिसका ऑर्डर है 20। तो अब देखिए 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, मतलब 20 का डिवाइजर है। Then the number of elements of order 5 are given by either 5 function which will be 4। तो टोटल 4 इसके ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 5 बनता है। अब ये बनाने का तरीका ये है कि अब देखिए ऑर्डर 5 है ना, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाए जिसको जिसकी पावर में अगर 5 लिया जाए तो 20 आ जाए, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। तो इसमें से A4 में पिक करता हूँ। A4 की पावर में अगर मैं 5 लेता हूँ ना तो 20 बनेगा, जो कि आइडेंटिटी बन जाएगा क्योंकि 20 ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह A8 ले लेते हैं। A8 के अंदर भी अगर आप 5 लेते हैं पावर में तो 40 बनता है, तो वो भी आइडेंटिटी आ जाता है। इस तरह A12, A16 ये चारों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 5 है। जी नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन C15। तो बिल्कुल उसी तरह आपने इसका भी आइदर 5 फंक्शन फाइंड किया, वो निकला 2। इसका मतलब है इस ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 3 है। अब वो कौन कौन से होंगे, अब यहाँ पर 15 है ना, तो 3 ऑर्डर का लेना है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 बने, 5 से, तो इसका मतलब है एक तो एलिमेंट बनेगा 5। ठीक, अब 5 में 5 को ऐड कर ले तो 10 बन जाता है। तो 10 का ऑर्डर भी 3 है, अगर 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बनता है। तो 30 भी डिवाइड हो जाता है 15 पर, वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 और 10 ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 3 है। जी नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। एक तो ये बात है कि UN ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स था, ये आपको पहले मैंने बताया हुआ है, ये भी साइक्लिक नहीं है। कब साइक्लिक नहीं है, जब n ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा, तब ये जो है ना ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। अच्छा टाइम खत्म होने वाला है, तो आपने दोबारा इसको ये ज्वाइन हो जाएगा तो दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड्स रहती हैं उनको भी हमने पढ़ना है। अच्छा यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर ना सिर्फ n नहीं है, ये n स्क्वायर है, UN स्क्वायर। ठीक है, जो UN स्क्वायर है
बल्कि un स्क्वायर भी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है सारा ही। यहाँ पर आना चाहिए था u और 2 रेज़ टू पावर n। इस तरीके से बनने वाले जितने भी यूनिटरी ग्रुप्स होते हैं, जिनको इस तरह से लिखा, हाँ जी। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको बता रहा था कि ये यूनिटरी ग्रुप है। आपको याद होगा कि मॉड n के अंदर हमने इसको डिफाइन किया था कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सारे के सारे n के साथ रिलेटिव प्राइम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर n होता था, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा इंटीजर हो जिसको 2 की पावर में लिखा जा सके, मिसाल इसकी है u8 है, जैसे u8 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब है u8 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप ले लेते हैं u16 ले लेते हैं, तो u16 को भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि u2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये भी 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये भी इसको फॉलो करेगा। तो u16 हो गया, u32 हो गया, u8 हो गया, ये सारे के सारे नॉन साइक्लिक है, तो इनको चेक करने का ये तरीका है। इसी तरह अगर इसको आप ले लेते हैं un स्क्वायर माइनस 1, मतलब अगर यहाँ पर n की जगह ऐसा इंटीजर हो जिस शक्ल में लिखा जा सके, तो वो भी नॉन साइक्लिक होगा, लेकिन ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर n ग्रेटर देन 2। अच्छा, इस दफा जिन्होंने पीपीएससी का पेपर दिया था उनको याद होगा कि इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें जस्ट ये कंडीशंस पूछी हुई थी कि ये कंडीशन इंटीजर्स की या रियल वैल्यूज की किन लिमिट्स के लिए होल्ड करती है। तो इसीलिए इन कंडीशंस को याद रखना बड़ा जरूरी होता है कि ये बात इंटीजर की किस वैल्यू के लिए दुरुस्त है, n ग्रेटर देन 2, 2 के लिए ये दुरुस्त नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप 3 ले लेते हैं, n की जगह 3 रखें, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 9 में से 1 निकाल देंगे वो 8 बन जाएगा, तो वो तो u8 ही आ गया आपके पास। इसी तरह अगर आप n ले लेते हैं 4, तो 4 n की जगह पर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 बनता है। तो इसका मतलब है u15 जो है इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है, तो ये भी साइक्लिक नहीं है। अच्छा, अगर un साइक्लिक ग्रुप होता है तो फिर इसके जो जनरेटर्स की तादाद है un के, वो आप इस तरीके से निकालेंगे, मतलब पहले n का आइलर 5 फंक्शन निकाल के जो आपके पास जवाब आएगा उसका फिर आप आइलर 5 फंक्शन मालूम करेंगे। तो इस तरीके से आप उसके जनरेटर्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस ली हुई हैं, ये भी 2017 ये इस पेपर में आई हुई है, 2017 के पेपर में। पहला क्वेश्चन है कि अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय n एलिमेंट्स, n-1 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स और नन ऑफ दीस। अब देखो, हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना, उसके जनरेटर्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका तरीकाकार ये था कि n के साथ जो रिलेटिव प्राइम होते हैं ना, या जिनकी पावर n के साथ रिलेटिव, वो सारे उसके जनरेटर्स होते हैं, और सिर्फ वो वाले जनरेटर्स होते हैं, सारे एलिमेंट जनरेटर नहीं होते। उस ग्रुप में टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो पहली ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेटर नहीं हो सकते। अच्छा, n-1 एलिमेंट सिर्फ उस सूरत में दुरुस्त है जब उसका ऑर्डर प्राइम हो। मसलन मैं एक साइक्लिक ग्रुप यहां पर लेता हूं, अच्छा, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर मैंने ले लिया 7, ठीक है। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स बनते हैं, एक तो 1 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगी, एक ए आ जाएगा, और चलते जाएंगे, ए स्क्वायर आएगा इसमें, और लास्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 6।
तो ये एलिमेंट्स इसमें बनते हैं। अब इसके जनरेटर कौन कौन से हैं? वो सारे एलिमेंट जिनकी पावर 7 के साथ है रिलेटिव प्राइम। तो 7 जो कि खुद प्राइम है, इसलिए 1 भी उसके साथ रिलेटिव प्राइम होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इसका मतलब है इस ग्रुप में सिर्फ ये 1 जो है ना, ये जनरेटर नहीं है, बाकी सारे इसके जनरेटर हैं। तो ये n-1 एलिमेंट्स वाली बात तब दुरुस्त होती जब n के बारे में हमें बताया जाता कि वो प्राइम है। अगर प्राइम नहीं है तो फिर हम उसके बारे में नहीं प्रिडिक्शन कर सकते कि उसमें n-1 जनरेटर्स है। अच्छा, 1 एलिमेंट्स भी नहीं होती क्योंकि साइक्लिक ग्रुप्स के अंदर एक जनरेटर सिर्फ नहीं हो सकता, एक उसका इनवर्स तो लाजमी तौर पर जनरेटर होता है। ये हम ऑलरेडी थ्योरम ये भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इसका दुरुस्त रिजल्ट जो है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमें सवाल में दी हुई है उनकी मदद से हम नहीं बता सकते कि कितने जनरेटर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि लेट G be a group of order 13, then which of the following is correct option? तो 13 ऑर्डर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर प्राइम ऑर्डर वाला जो ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, इसीलिए पहली ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है। और नॉन एबिलियन जो जब उसका ऑर्डर ही प्राइम है तो वो साइक्लिक है तो वो एबिलियन भी होगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव उसने बता दिया, कम्यूटेटिव एबिलियन ग्रुप को कहते हैं, इसका मतलब है कि दुरुस्त ऑप्शन ये वाली थी। जी, यहाँ तक हमने ये कुछ इसकी एक्सरसाइजेस भी देखी हैं। तो ये तकरीबन हमारा साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड काफी सारा पोर्शन क्लियर हो चुका है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।